नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। कारगिल वो नाम जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि भारत की शौर्य गाथा का सबसे सुनहरा अध्याय है। वो जंग जहां दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा था, लेकिन भारतीय जवानों का हौसला उससे भी ऊंचा था। गोलियां बरस रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, हर कदम पर मौत खड़ी थी, लेकिन तिरंगे की शान के आगे हर चुनौती छोटी पड़ गई। जब पूरा देश कारगिल विजय की कहानी सुनता है तो उसकी नज़र टाइगर हिल, द्रास और बटालिक की चोटियों पर जाती है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत, ऐसे नायक से करवाने जा रहे हैं जिनका रिश्ता गोवा की मिट्टी से है और जिनके साहस ने ऑपरेशन विजय को जीत में बदलने में अहम भूमिका निभाई। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने रात के अंधेरे में 8,000 फीट से ज़्यादा ऊंची खड़ी चट्टानों पर रस्सियां बांधकर भारतीय सैनिकों के लिए जीत का रास्ता तैयार किया। दुश्मन को भनक न लगे इसलिए हथौड़ों को रबर से ढका गया और टॉर्च की रोशनी तक का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्टिन कुलासो जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर जय हिंद और बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। थैंक यू सर। सर, करगिल विजय दिवस को आज 27 साल का वर्ष पूरा होने जा रहा है। कैसे देखते हैं जब आप उन दिनों को याद करते हैं, और सबसे पहली तस्वीर आपके जहन में क्या उभरती है? सबसे पहली बात तो वो थी कि जब हमको वो ऑर्डर्स मिले थे कि वहाँ से मूव करने थे, हम उस टाइम हम गुलमर्ग में थे जी। तो मैं ट्रेनिंग हाउस में था वहाँ पे, उच्च हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में, और वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बेसिकली ऑर्डर्स मिले थे कि हमको जो है रोप्स लगाने के लिए हमको कारगिल साइड में हमको डिप्लॉय होना है वहाँ पे। तो उस टाइम जो है वो था, डर भी था, वो भी था कि फियर ऑफ द अननोन कि क्या होने वाला है, क्या होगा वहाँ पे। बट एनीवे वी गॉट टुगेदर, पूरा हमने अपना सामान वगैरह क्लोज किया, सब कुछ जो है लड़के वगैरह हमने असेंबल किया वहाँ पे, और उसके मुताबिक जो है फिर हम जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेके हम मूव कर गए कारगिल की तरफ जहाँ पे। तो देयर वाज लॉट ऑफ एंग्जाइटी, देयर वाज लॉट ऑफ अननोन फियर, क्या होना है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कारगिल युद्ध की आखिर शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी और भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त क्या आपको नजर आ रही थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो है, बिकॉज हाइट वहाँ पे 9,000 से ज़्यादा था फीट, दैट इज़ 27,000। तो उसमें क्या था कि हमको जो है एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी था। द बॉडी हैज़ टू बी एक्लिमेटाइज। नाउ हर एक लेवल पे जो है 3-4 दिन का जो है एक्लिमेटाइजेशन होना ज़रूरी है, सो दैट पीपल डोंट गेट सिक, डोंट गेट एनी मेडिकल इश्यूज ओवर देयर। तो उसके लिए जो है हमको 3-4 दिन जो है अलग अलग हाइट्स पे जो है हमको एक्लिमेटाइज होना जरूरी था वहाँ पे। उसके बाद अपना वेपन्स का जो है, अपना वेपन्स को भी हमको जो है वहाँ पे स्पेशल ऑयल, एमिनेशन, ये सब हमको इकट्ठा वगैरह करना था वहाँ पे। उसके बाद हमको मैरी अप करना था ट्रूप्स के साथ, बिकॉज हम स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे, और उसके साथ जो है जो एक्चुअल ऑपरेशंस में जाने वाले थे वो दूसरे इन्फेंट्री यूनिट्स के थे वहाँ पे। तो दैट लाइजन, दैट सिनर्जी हैड टू बी डेवलप्ड ऑल्सो वहाँ पे। तो ये 2-3 चीज़ें जो है, जो मेन चीज़ें जो है बिफोर वी वेंट इनटू द एक्चुअल ऑपरेशंस वाज रिक्वायर्ड। कारगिल युद्ध के तमाम हीरोज़ को फिल्म के जरिए लोगों ने पहचाना, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा थे जो फ्रंट लाइन पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ मिसिंग रह गए? देखो, हमने जो है एज पर दी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दैट वर देयर, हमने तो अपना जो है फ़र्ज़ निभाया वहाँ पे। हम फौजी हैं, ठीक है, फौज कहीं पे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट सेंटर, इसमें कोई ठिकाना नहीं है हमारे। आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है। तो हम जो है एज पर दी ऑर्डर्स जैसे रिसीव हुए हैं वहाँ पे, हम उसके मुताबिक हम जहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं। तो आई डोंट थिंक एनीबडी कोई सोचता है कि कोई मुझे फेम मिलना चाहिए या मुझे कोई अवार्ड मिलना चाहिए या मुझे ऐसा मिलना चाहिए। जो भी है लड़के, चाहे वो नीचे रैंक का हो चाहे ऊंचे रैंक का हो, वहाँ पे वो ये करता है कि मैं अपना कर्तव्य का पालन जो है 100% करूँ वहाँ पे। होना है नहीं होना है, जिंदे आएंगे कॉफिन में आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, जैसे कि ऊंची ऊंची चोटियाँ थीं और दुश्मन टॉप पर बैठा हुआ था, ये कितना बड़ा चैलेंज था और रणनीति किस तरीके से आप लोगों को तैयार करनी पड़ी ताकि विजय हर हाल में हासिल हो? जी, देखा जाए तो जो भी डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे, जैसे भी है वहाँ पे ट्रुप्स, तो हम अपने ट्रेनिंग में जो है ये सब जो है कंटिजेंसीज ये सब प्लान करते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई हम अटैकर है या डिफेंडर है, अगर हमने अटैक करना है तो डेवियस कॉन्टिजेंसीज हम प्लान करते हैं, और उसका जो है रिहर्सल्स वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। डमी एयरफील्ड, डमी एरियाज़ में, एक्चुअल एरियाज़ में हम जाके उसको सिमिलर एरियाज़ में जो है हम रिहर्सल अपना करते रहते हैं वहाँ पे। सो जनरली वी आर रेडी, कि हम रेडी है कि कैसा भी हो वहाँ पे, बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस तो होते ही हैं वहाँ पे।
कभी होता है कि कोई गैप बढ़ गया है वहाँ पे या थोड़ा इक्विपमेंट कमी पड़ गया वहाँ पे, तो दोज इम्प्रोवाइजेशन हमको करना पड़ता है वहाँ पे। बट जनरली हम हर चीज़ के लिए उस एक्शन के लिए ट्रेंड है। अगर हम ट्रेंड नहीं है वहाँ पे तो वो डिप्लॉयमेंट जनरली जो है वो पूरा हो नहीं पाएगा फिर। बिल्कुल, बिना रोशनी के और बिना आवाज़ के ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ना, क्योंकि पता है कि दुश्मन की नज़र कभी भी पड़ सकती है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता था और किस तरीके से वो रणनीति आप लोग तैयार करते थे और वक्त कितना लगता था? ये बिगेस्ट चैलेंज तो ये था कि हमको जो है रात के टाइम पे फुल अंधेरे में जो है हमको ये ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा वहाँ पे। जी। उसमें जो है ना रोशनी, नो लाइट्स, नो टॉर्चेस, नो नॉइज़। ये तो मेन फंडामेंटल वो रूल था, बिकॉज ये थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब थोड़ा आवाज़ आता है या थोड़ा रोशनी आता है वहाँ पे, तो आपका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब दुश्मन को पता लग जाता है कि यहाँ से कुछ एक्शन है, यहाँ पे कोई हरकतें हैं, वो अपना जो है सोर्सेज लगा के, अपना लाइट्स लगा के या अपना रोशनी लगा के जो है अपना वो अपने आप को काउंटर कर देते हैं वहाँ पे। उससे क्या है कि हम पूरा जो है एक्सपोज हो जाते हैं, और जब एक्सपोज होते हैं तो देन यू नो दी सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, वो तो दैट्स वेरी बैड। जो पर्वतारोहण जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके बिना ये युद्ध कितना और लंबा खिंच सकता था, कितनी और डिफ़िकल्टीज हो सकती थी? नो, नॉट रियली। आई थिंक हम पूरे प्रिपेयर्ड थे उसके लिए, ठीक है। वॉर का तो कोई नहीं है कि 10 दिन में ख़त्म होगा, 15 दिन में ख़त्म हो गया, या 1 महीने में ख़त्म हो गया, या 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है वहाँ पे। जी। तो हम रेडी थे, लॉजिस्टिक्स वगैरह एवरीथिंग वाज इन प्लेस। तो ऐसा कोई वो नहीं था कि युद्ध चले, कितना दिन चले, हम रेडी होंगे और हम जो है केपेबल है टू प्रोलॉन्ग दिस वॉर एज मच एज वी वांट टू। जब एक जवान को पता होता है कि आगे उसकी जान को भी खतरा है, हर पल कहीं से भी दुश्मन की गोली का वो शिकार बन सकता है, उस वक्त उन जवानों की मनोस्थिति क्या होती है और वो ताकत, वो हौसला कहाँ से मिलता है? सी इन सच अ सर्कमस्टांस हमारे पास 2 टाइप के लोग होंगे यहाँ पे। एक तो जो डरता है वहाँ पे, एंड इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट कि हम फौजी है तो हम इतने ग्रिल्ड है, साइकोलॉजिकली हमको इतना ब्रेन वॉश किया कि वी वोंट गेट द एलिमेंट ऑफ फियर इन अस। वी डू फील फियर, वी डू गेट स्कैर्ड। हम स्ट्रेट अवे योर ब्रेन गोज टू योर फैमिली, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, इनके पास चले जाता है वहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कट्टर है, मतलब अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, दे आर रेडी टू मूव, मतलब स्ट्रेट अवे वहाँ पे। तो यू हैव टू डील विद बोथ दीज थिंग्स वहाँ पे। बट अगर ऑर्डर्स है कि आपने जाना है वहाँ पे, तो जनरली कोई मना नहीं करता है वहाँ पे। कोई ये नहीं सोचता कि मेरे पास ये है, मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे, तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। जो आप लोगों को मिशन दिया गया था, उस आप लोगों के उस मिशन की वजह से कितने जवान सुरक्षित बन सके? क्योंकि कैजुअलिटी तो हुई कारगिल युद्ध के दौरान, लेकिन कितने जवानों की लाइफ को सेव करने में सफलता मिली आप लोगों को? ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कितनों का जान जो है बची वहाँ पे, बिकॉज बेसिकली क्या है, हमारे को एक टास्क दिया गया, मेरा तो एक छोटा पोर्शन था उस पूरा युद्ध का जो वहाँ पे। देयर अदर बटालियंस, पूरा स्ट्रेच जो है कारगिल का जो हाइट्स के उसके ऊपर जो है एक्शन हो रहा था वहाँ पे। तो मेरा एरिया ये था, मेरा टास्क ये था कि वो रोप्स लगाने वहाँ पे, ताकि जो पीछे वाले ट्रुप्स जो है वहाँ पे वो आराम से जो है वो चढ़ के अपना जो है ऊपर पहाड़ के ऊपर वो पहुँच के अपना कैप्चर कर सकते हैं वहाँ पे। तो इन दैट केस वी डिडंट सफ़र एनी मच कैजुअलिटीज़ इन दैट। तो बहुत कम कैजुअलिटीज़ हुए हैं वहाँ पे, बट हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुल रहा। हमको बताया था कि आप रोप फिक्स करो वहाँ पे, रोप हमने फिक्स कर लिया वहाँ पे जी। एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लाइक आई सेड वो हमने मेंटेन किया वहाँ पे। तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं था। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि लोगों के बीच में वो पहुंचना चाहिए, कुछ ऐसी याद जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहें? नहीं, राष्ट्रीय ऐसा टीवी के कुछ नहीं माध्यम है। ब्रॉड वो है कि आप अपना फौज के ऊपर जो है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखिए वहाँ पे। एनीथिंग, कभी भी कुछ भी हो, ठीक है ना, प्लीज रिलाई एंड द आर्मी विल डू इट और द एयरफोर्स विल डू इट फॉर यू। ऑपरेशन विजय से क्या सीखा? और प्रेपरेशन, रिहर्सल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है। कितना चेंज आया तब से अब में? चेंज तो आया है, देयर इज अ चेंज। एवरी वॉर मे टीचेज यू सम लेसन्स, गुड और बैड। तो हमने भी लेसन्स अपने सीखे हैं वहाँ पे एट द हायर कमांड लेवल एंड ऑल दैट, एट द हायर लीडर्स एंड ऑल दैट। उन्होंने अपना वो रेट्रोस्पेक्ट किया है वहाँ पे, उन्होंने देखा कि कहाँ कामियाँ कहाँ थी, अच्छी चीज़ें कौन से हैं वहाँ पे, और उसके बेसिस पे ट्रेनिंग को अपना जो है चेंज किया वहाँ पे, इक्विपमेंट में चेंज लाया वहाँ पे, टैक्टिक्स में थोड़ा बहुत जो है उसको चेंज करना था, वो टैक्टिक्स भी उन्होंने चेंज किया है। आज की अगर बात करें तो आज के माहौल को अगर देखते हैं, हालात को देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के हालात बनते दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया युद्ध में, कहीं ईरान अमेरिका के बीच में चल रहा है, इजराइल सीरिया एक दूसरे के साथ युद्ध में है,
तो आज की डेट में भारत को आप किस तरह से देखते हैं कि भारत में जो खासतौर पर डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत को कितना उसमें तैयार आप देखते हैं और क्या पोजीशन आपको नज़र आती है पहले की तुलना सी वेरी लेटली वी हैड ऑप सिंदूर, ये हुआ था अपना। तो अभी के वॉर्स जो है विल बी शॉर्ट वॉर्स जी। एंड विद फुल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। तो अभी आपने देखा होगा कि एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बड़ा जो है अपना योगदान दिया है इस ऑपरेशन में। ऑप सिंदूर की बात कर रहा हूँ मैं जी। स्ट्रेट। सिमिलरली नेवी ने भी दिया है और आर्मी तो था ही वहाँ पे, जी। बिकॉज ग्राउंड को पकड़ना है वहाँ पे, टू कैप्चर द ग्राउंड एंड टू सिट ऑन द ग्राउंड, होल्ड द डिफेंसेस, यू रिक्वायर फिजिकल ट्रूप्स ओवर देयर। और उसके लिए तो आर्मी ही अवेलेबल होता है वहाँ पे। पर अदरवाइज जो है हमारी जो टैक्टिक्स है वो भी चेंज हुआ है वहाँ पे। टेक्नोलॉजीज कम इन अ बिग वे, ड्रोन्स आ गए, जी। हायर रेंज वेपन्स आ गए वहाँ पे, सर्वेलेंसेज आ गए वहाँ पे, ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ये भी आ गए वहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी इज बेसिकली गॉट इन्वॉल्व इन अ बिग वे। इवन हमारे जवान जो थे उनको भी जो है टेक्नोलॉजिकली जो है ही हैज़ टू गेट एम्बेडेड इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप, बिकॉज वेपन्स है, बिसाइड्स वेपन्स ऑल्सो द अदर ट्रेनिंग दैट इज देयर इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकली बेस्ड। जी। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, हालांकि देश के लिए शौर्य का विषय है, लेकिन जो कुछ इस तरह की बातें आती हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं देश के अंदर ही। आप ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं कि भारत की ये कितनी बड़ी ताकत थी और दुनिया को क्या मैसेज था? नो, दिस वॉज एन ऑपरेशन लास्टेड यू नो हाउ मेनी डेज दैट इज देयर। एंड इससे क्या है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है इनके बीच में जो है सिनर्जी जो है वो काफ़ी थी वहाँ पे। तो एयरफोर्स ने अपना काम किया, नेवी ने अपना काम किया, आर्मी ने और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ किया वहाँ पे। ये नहीं कि उन्होंने अलग किया, उन्होंने अलग किया, इन्होंने अलग किया। वहाँ पे जो हमको चाहिए था, डीप जाके एयरफोर्स ने अपना जो है टारगेट्स वगैरह जो है उनको ठोक दिया वहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेकी, और इन्होंने ऑलरेडी अपना प्लान इनका रेडी था वहाँ पे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि हमने नहीं किया, हम तैयार नहीं थे, तैयार तो थे हम। हमको ये था कि अगर कुछ होता यहाँ पे, पहलगाम हुआ या कुछ और होता वहाँ पे, तो हम ये एक्शन हम करेंगे जी। दुश्मन को जो है हार्ड हिटिंग जो है उनको रियलाइज होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द कैजुअलिटी इन दी सिविलियन एरियाज दैट आर देयर। तो हमको ये था उनका जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट्स, न्यूक्लियर एसेट्स है या ऐसा कोई चीज़ है वहाँ पे जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे इनके जो है मेन लीडरशिप है या इनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, उनके ऊपर हम जो है डैमेज करें वहाँ पे। इट टेक्स टाइम टू रिपेयर। सेम थिंग अपना एयरफील्ड के ऊपर, अगर एयरफील्ड को आपने डैमेज किया वहाँ पे, 2-3 क्रेटर लगा दिया वहाँ पे, तो उनके एयरक्राफ्ट वगैरह उधर फ्लाई नहीं कर सकते। अब उसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है वहाँ पे, तो उतना टाइम आप लेते तब तक जो है इंटरनेशनल वो आ जाते हैं बीच में जो है, एंड देन थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट दैट। लेकिन जो प्रोपेगेंडा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, हमने तो भारत के खिलाफ पलटवार कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन किया है, भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, दुनिया में क्या कुछ मैसेज गया ऑपरेशन सिंदूर का भारत के प्रति, और जो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाता है? अगर मैं अपने बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई लर्निंग, माई रीडिंग एंड ऑल दैट, कि या आप PR वी डिड फॉल्टर अ बिट ऑन आवर PR फ्रंट दैट इज देयर। तो उसमें थोड़ा वी शुड हैव गॉट मोर इन्वॉल्व, वी शुड हैव गॉट द मेन फैक्ट्स असर्टेड एंड ऑल दैट, वेयर एज द अदर साइड their PR was on little bit on a better scale than ours that was there. So there we may have got affected over there, but we as citizens that are there from the country, we know ki actually kya hua, that was adequate news going around when those two lady officers also came on the in the media. So everything was explained, not that people were hiding anything from the normal citizens and all that are there. तो पूरा जो है वो सामने था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा वहाँ पर। बट या कुछ लॉसेज, डैमेजेस है, ये कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ वी कैन नॉट डिस्क्लोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो है, तो वो तो दो साइड पे था, वो उधर भी था और इधर भी था। बट यस, आई डेफिनेटली से कि थोड़ा PR अगर आप थोड़ा और उसको प्रोपेगेट कर देते हैं, उसमें करते हैं, नॉट प्रोपेगेंडा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोपेगेंडा, बट अगर प्रोपेगेट करते हैं तो मे बी वी वुड हैव बीन लिटिल हाई ऑन दी ईजल ओवर देयर। नारी शक्ति की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो और कर्नल सोफिया जैसे जाबाज जवानों की अगर जिक्र ना हो, ये क्या मैसेज देने में कामयाब रहा भारत पूरी दुनिया को कि भारत की नारी शक्ति सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, दुश्मन को करारा जवाब भी देना जानती है। देखो, इंटरनली जो है हमको मालूम है कि लेडीज़ अभी फौज में जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में कहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ पे। जी।
अपने राइट फ्रॉम स्कूलिंग स्टेज, आप मिलिट्री स्कूल आप देख लीजिए वहाँ पे, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल आप देख लीजिए, NDA देख लीजिए, IMA, OTA, जितने भी है इंस्टीट्यूट्स जो है अपने एकेडमिक मिलिट्री रिलेटेड, सब में जो है एंट्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। और अभी जो यू फाउंड दैट कि इवन NDA जो 4 साल लगता है एक ऑफिसर बनने में वहाँ पे, बिफोर ही कम्स इनटू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ तक भी पास आउट हो गए लेडीज़ वहाँ पे। तो वी हैव गॉन इन अ बिग वे। उसके अलावा जो है हमारे एज अदर रैंक्स ऑल्सो, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस वगैरह में लेडीज़ जो है एज सिपाहीज ये आ चुके हैं यहाँ पे। तो वी आर well forward as far as the ladies are concerned. We have given them full liberty. They join the arms, only combat arms, because there are certain restrictions in the combat area, in the field area, because accommodation, ये सब जो होते हैं वहाँ पे, where the safety security of the ladies is not assured over there. But it will come over a period of time. Combat arms में भी ladies, I am sure कि वो आएंगे. So the world now knows that India, which was first initially only made in the villages and all that, is now being exposed into the cities, towns, and we are ready for any eventuality. That एक बार फिर हम कारगिल युद्ध की बात की तरफ फिर वापस लौटते हैं। क्या आपको लगता है कि अक्सर जब भी कारगिल की चर्चा होती है तो जो गोवा के वीरों के नाम सुनाई देने चाहिए वो कम सुनाई देते हैं, उनकी चर्चा कम हो पाती है? I agree with you. ये बात तो आई एम वेरी मच इन एग्रीमेंट विथ यू कि हाँ, ये चीज़ें जो है जनरली क्या होता है, विजय दिवस हुआ, कारगिल दिवस हुआ, 71 ऑपरेशंस हुआ, 62 ऑपरेशंस हुआ, दैट इज़ द टाइम पे बेसिकली जो है हम लोगों को याद करते हैं कि हाँ भाई ये शहीद हुए हैं, ये हमारा ये एक रीथलिंग होना चाहिए या कोई ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए वहाँ पे। अदरवाइज 12 साल जो है करेक्शन 12 महीने जो है हम कुछ वहाँ करते नहीं हैं। हमारे पास यहाँ पे तो एक मेमोरियल भी नहीं है अच्छा प्रॉपर जो है। अभी एक बना है राज्य सैनिक बोर्ड ने किया हुआ, एक बाम्बोले में बनाया उन्होंने वहाँ पे, विच इज स्टिल नॉट इनॉग्रेटेड, आई थिंक अभी शुरू नहीं किया उन्होंने वहाँ पे, बट दैट इज ओनली वन मेमोरियल विच इज ऑफ सम सेम्बलेंस, देयर इज नथिंग लाइक से अमर ज्योति जवान जो दिल्ली में है या एनी अदर मेमोरियल जो है वहाँ पे, वो जो है टू रिमेंबर ऑल दिस पीपल। और वो एक दिन जो है साल का जो है या 2 दिन जो साल का जो है हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं हम। लेकिन जो कहते हैं ना कि जवानों की शौर्य की गाथाएं ये एक दिन याद करने की नहीं है, हर दिन याद होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसके लिए सिलेबस में कुछ इस तरह के इंतजाम करने चाहिए ताकि हमारे देश के जो वीर सपूत हैं उनका क्या योगदान देश के लिए रहा है वो लोगों तक, युवा पीढ़ी तक पहुँचे? डेफिनेटली बीइंग इंडियंस दैट आर देयर, हमको ये होना चाहिए कि हमारे जो जितने भी 4-5 युद्ध हुए हैं, 61 हुआ, 62 हुआ, 71 हुआ, 75 हुआ, ये जो है हमारे जो नौजवान जो नए यूथ जो है वहाँ पे उनको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसमें। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट कैजुअलिटीज कितना हुआ या नहीं हुआ, कितना गेन कितना लॉस, बस किस कारण से हुआ। वी हैव ऑल स्टडीज अबाउट वर्ल्ड वॉर 1, 41, 42, वर्ल्ड वॉर 2 हमने देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, ये सब कर लिया बात, बट हमें अपना जो है अपने देश ने क्या किया, हमारे सोल्जर्स ने क्या किया, हमारे जवानों ने क्या किया, ये हमको पता नहीं। तो आई थिंक दैट 1 चैप्टर और 2 चैप्टर्स सोशल साइंस हिस्ट्री में जहाँ पे भी वो फिट हो सकता है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दैट, बड़े लोग भी ऐसे तो चैप्टर तो बहुत बड़े मिल जाएंगे आपको, ऐसा वो जो सोशल साइंस का बुक ही इतना मोटा हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट एट सम लेवल, एट सम स्टेज, विच एवर क्लास दे कैन, वॉर्स इन इंडिया और समथिंग लाइक दैट, कुछ चैप्टर या कुछ ऐसा कुछ सिमिलर कुछ होना चाहिए ताकि एवरीबडी नोज कि ये सब हुआ है। फ्रीडम डजंट कम इजी। जी, एक वक्त था जब ये कहा जाता कि भारत दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, कि चाहे वो हथियारों को लेकर हो या भी जो भी नेसेसरी चीज़ें होती थी हमारे जवानों के लिए। आज जब ये दावा किया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत, बाकायदा कैंपेन भी चल रहा है और हम हथियार बेच भी रहे हैं दुनिया के तमाम देशों को, ये कितना बड़ा चेंज आप देख पा रहे हैं? वेरी बिग चेंज। जो अर्लियर थे वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लाइक USSR दैट टाइम, नाउ रशिया and Israel, these were the 2-3 countries that were there, we were dependent on them। हम हर एक चीज़ के लिए उनके पास जाते थे, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, वेपन सिस्टम्स हो, शिप्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, फ्रांस से कहीं से भी है। अभी जो है ये जितने भी सामान हैं हम सब अपना जो है, या जो HAL बना रही है वहाँ पे, GSL गोवा में वो बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे ओन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है, एम्यूनिशंस, म्यूनिशंस, गन्स सब बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो वी आर अबाउट नाउ 90% आई कैन से वी आर सेल्फ रिलायंट नाउ, और हम इतने पूरे जो मैन्युफैक्चर करते, कल जो कुछ होगा तो हम वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री फॉर एनी एसेट दैट इज। पहले के मुकाबले जो अपने बॉर्डर एरियाज है वो कितने सिक्योर आपको नज़र आते हैं? बॉर्डर एरियाज आर सिक्योर, पहले भी थे यहाँ पे, बट देयर सर्टन एरियाज दैट आर देयर, कहीं पे बॉर्डर है। हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है वहाँ पे इज़ अ वेरी
पेक्यूलर कंट्री। हमारे पास आईबी है, विच इज इंटरनेशनल बाउंड्री, जी। वो है। कुछ जगह पे एलएसी है, कुछ में से एलसी है। तो ये एलसी और एलएसी जो है उसको संभालना, देयर इज नो डिमार्केशन इन दैट। वो तो मतलब वो रिज के ऊपर, पहाड़ के ऊपर गया वो रास्ता, दैट इज वो बोलता है हमारा है, आप बोलते हैं हमारा है, वो बोलता है उनका है यहाँ पे। तो देयर इज नो डिफाइंड बॉर्डर बाउंड्री। जहाँ पे आईबी है, चाहे गुजरात में हो, पंजाब में हो, कहीं पे थोड़ा बहुत जम्मू में है, वहाँ पे दैट इज स्ट्रीमलैंड की वो बॉर्डर फेंस लगा हुआ, वहाँ पे उस साइड वो कंट्री है, इस साइड हमारा देश है वहाँ पे। बट इन एलएसी वगैरह में जो है, जैसे चाइना का हुआ था अभी, ले में हुआ था वहाँ पे पोडोंग लेक में जो है, जी जी। तो वो इट्स क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन कि वो बोलते हैं हमारा है, हम बोलते हैं उसका है, वो चाइना बोलता है कि अरुणाचल उनका है, वेयर इट इज आवर्स। तो ये परसेप्शन तो है, तो ये रहेगा। तो उसके लिए तो आपको फिजिकली यू हैव टू होल्ड दैट ग्राउंड, वो आपको जमीन उतना पकड़ना ही पड़ेगा। जी। आप छोड़ देंगे जिस दिन, वो लोग आपको स्टेप इन कर देंगे, आपको वहाँ से निकाल देंगे वहाँ पे। तो दीज परसेप्शंस विल बी देयर, ये तो रहेगा ये। जी। देश और दुनिया ने गलवान देखा, गलवान में क्या हुआ, वहाँ पर हमारे जवानों का शौर्य भी लोगों ने देखा। और जैसा आपने भी कहा, कई दौर की बातचीत भी हुई है। फिर एक बार लगा कि जो रिश्ते हैं पहले से थोड़ा बेहतर हो गए, बातचीत की टेबल पर है, तो कुछ शायद सॉल्यूशन निकले। वो आप उसको कैसे देख रहे हैं कि कितना उसमें परिवर्तन आया? नो, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। बेसिकली हम जो है, जब बॉर्डर में जो ट्रुप्स जो है वहाँ पे, तो हम जनरली जो है एट सम लेवल, एट जनरल लेवल और एट अ ब्रिगेडियर लेवल और एट अ कमांडिंग ऑफिसर लेवल, हमारी मीटिंग्स चलते रहते हैं उनके साथ। तो इट इज़ बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है, CBMs जो है, हम मेंटेन करते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा इशू होता है, तो देन दैट इज सॉर्टेड आउट ओवर देयर ऑन। ये आपके ट्रूप्स थोड़ा ज़्यादा आगे, थोड़ा पीछे ले जाओ उनको, ये सब होता है वहाँ पे। बट अगर स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली अगर वो इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन वो फिर दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट एट द कमांड कोर एंड एट द आर्मी हेडक्वार्टर लेवल। उसमें थोड़ा दिक्कत होता है वहाँ पे। बट जनरली स्मॉल लेवल पे यू विल बी सरप्राइज, पूरा भाईचारा चलता है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, कि वो उधर है और हम इधर है। यहाँ पे हम मिलते हैं, त्योहार पे हम बर्फी, समोसे, ये सब एक्सचेंज करते हैं वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, कोई वो नहीं है। जी। एक देश के अंदर ही कुछ लोग, खासतौर पर जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो आरोप एक ये लगाए जाते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया बॉर्डर पर, क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है वहाँ पर? नो, इट इज़ नॉट दैट वे। देखो, हमारे पास जो भी हमको एरिया दिया हुआ है वहाँ पे, उसको संभालने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए वहाँ पे, वो हम करते हैं वहाँ पे। थोड़ा बहुत जो क्या है था कि पूरा ज़मीन 100% आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते वहाँ पे, आप अपने ट्रूप्स को बिठा नहीं सकते वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ, थोड़ा हाइट में वो लोग थोड़ा अंदर आ गए, फोटो निकाल दिया, बेच दिया। वो भी अपना एक प्लान बनाते हैं कि हाँ नहीं, ये तो हमारा एरिया, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमारे तो यहाँ पेट्रोल चलते हैं वहाँ पे। तो दोज थिंग्स, दोज फिक्शन तो है, वो होता रहता है वहाँ पे। बट अदरवाइज जो है, देयर इज नथिंग कि उन्होंने हमारा ये कब्जा कर लिया, उन्होंने उतना एरिया ले लिया हमारा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। चलिए वापस हम जिक्र करते हैं, अग्निवीर का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के मन में है कि 4 साल का अग्निवीर, आखिर इससे देश का क्या भला होने वाला है। तो आप हमारे दर्शकों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सी, अग्निवीर इज़ अ गुड कंसेप्ट इन द वे कि हमको जो है, जब इंडक्शन होता है अग्निवीरों का जो है, अपना ट्रेनिंग के बाद, 8-9 महीने के ट्रेनिंग के बाद, तो आपको पूरा यंग ब्लड मिल जाता है, आपको जी, यूथ मिल जाता है। और आजकल का जो फिजिकल फिटनेस और वो इज ऑल डिपेंडेड ऑन द यूथ दैट इज अवेलेबल। उस पर सो जो है, बट 25% जो है वो रिटेन करते हैं वहाँ पे। उसके बाद 75% जो बाहर जाते हैं वहाँ पे, देर आर पॉलिसीज, इट इज स्टिल इन अ वेरी नेसेंट स्टेज। उनको भी जो है वो प्लेस करने के लिए लेटरल एंट्री, पुलिस में हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुआ, वहाँ पे उनको भी दैट बेनिफिट, जो उनका रिजर्वेशंस वगैरह वो दे रहे हैं वहाँ पे। तो दे आर बीन लुक्ड आफ्टर। बट या 25% टू से 75% इज आउट ऑफ द आर्मी आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग, में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो है। सो आई थिंक दैट कुड बी इंक्रीज टू 50%, थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे, बिकॉज 25% इज क्वाइट अ स्मॉल मार्जिन दैट। एंड एवरी 4 years टू हैव दैम मीन्स दोबारा उसको ट्रेनिंग देना है, ये करना है, वो करना है, बिसाइड्स पैसा वगैरह जो फाइनेंसेस लगते ही हैं उसमें वहाँ पे। बट इवन उसका ट्रेनिंग में भी बहुत वो है, लकुना है उसमें। एक बार फिर गोवा की हम बात करते हैं। क्या गोवा का सैन्य इतिहास देश जितना जानता है, आपको लग रहा है उतने तक सीमित है, या फिर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जिनसे लोग अनजान हैं, और वो सच जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो सामने आना चाहिए? डेफिनेटली देयर इज अ गैप समवेयर, बिकॉज सब कुछ बताना लोगों को इज़ नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा बहुत लोग अपने मीडिया से पता लग जाता है उनको,
प्रिंट मीडिया से पता लग जाता है उनको। आजकल सोशल मीडिया इज कम इन अ बिग वे, तो वो चाहे इंस्टा हो या फेसबुक हो या कुछ है, उसमें से पता लग जाता है। तो एवरी चैनल इज डिफरेंट एंड एवरी चैनल, एवरी सोशल मीडिया इंस्ट्रूमेंट दैट इज देयर विल गिव यू एडिशनल न्यूज़, जी इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वहाँ पे तो आपको अलग अलग चीज़ें देंगे। तो वन, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन सेट ऑफ मीडिया दैट इज देयर प्रिंट, और बोलो कि मैं प्रिंट देखता हूँ तो सब कुछ मेरे को पता लगता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू बी वेल अवर्स्ड, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड आउट सम न्यूज़ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो विच interest you. जी. Everything may not interest you. One may be financial wizard, one may be a political this thing, one be a sports enthusiast. So one has to develop, one has to go. See, definitely nobody will give you the full coverage anywhere. You have to learn, you have to go out and stick your neck somewhere. आज की पीढ़ी हमारे कारगिल के नायकों से क्या सीख सकती है, क्या प्रेरणा ले सकती है? Join the army. बहुत जरूरी है. We require people, we require talented people. Everybody will not get into the IAS, everybody will not get into a government job. Of course, army also is a sort of government job only. But then we require certain people over there with that technological background and all that to come forward and join the forces that are there. फिल्में देखते हैं आप? Not really. Not really. आजकल जैसे धुरंधर जैसी फिल्मों का ट्रेंड भी चल रहा है और लोगों को लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो कुछ हिडन थी वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इस तरह की फिल्में पसंद करते हैं आप? Yeah, sort of, yeah. देशभक्ति सिर्फ युद्ध लड़ने तक सीमित है या फिर आपको लगता है कि अपने काम के जरिए जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी राष्ट्रभक्ति है? Definitely. See, everybody contributing, everybody contributes to the nation in some small way that is there. He doesn't have to join the military or he doesn't have to go government service or anything else that is there. Any which way he is that, even if he pays his taxes, he is contributing to the nation. The small things that he does helps out people, helps out this thing in the cleanliness that is there, keeping the city clean, keeping your place of work clean. All that also is contributing to this thing, your development, the nation's development. That is. तो जो भी आप करते हैं वहाँ पे सही करो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आदमी को बुरा लगे कि आपने क्या कर दिया यहाँ पे। जी, क्या जो नई पीढ़ी है वो कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो उसको सिर्फ एक अध्याय के तौर पर, क्या है एक टॉपिक है भाई चलो पढ़ लेते हैं, या उसकी भावना को भी समझ रही है? ही मस्ट, बहुत जरूरी है। सी, एवरीथिंग हैज़ अ बैकग्राउंड, हर एक चीज़ का बैकग्राउंड होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग दैट बैकग्राउंड, वो समझना बहुत जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये शुरू क्यों हुआ, किसने किया और क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे वहाँ पे, और क्या हमने सीखा, लेसन्स लर्न में क्या निकला हुआ है वहाँ पे। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? और रिस्पेक्ट द सोल्जर्स, रिस्पेक्ट योर मार्टियर्स एंड प्ले ट्रिब्यूट टू द लॉस्ट सोल्स। बहुत शुक्रिया सर राष्ट्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम कारगिल विजय युद्ध से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। तो कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और बलिदान की ऐसी मिसाल है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी सरजमी पर नजर उठाए तो तिरंगे की रक्षा के लिए उसके वीर हर ऊंचाई को फतेह कर सकते हैं। इसी के साथ खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।